नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट पेश करेगी। करीब 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से मांग की है, लेकिन ऐसा न होने पर विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर भी घेर सकता है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। कल सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, यानी कि 2024-25 के लिए धामी सरकार बजट को पेश करेगी। 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का। अब ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? पवन। बिल्कुल राणा जी, आपको बताया क्योंकि कल से विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत भी क्योंकि बजट सत्र है, क्योंकि इसलिए इस बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण होने के बाद ये परसों से विधिवत जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। और इस बार के बजट में लगभग 90,000 करोड़ का बजट आने की उम्मीद है उत्तराखंड सरकार का। इस बजट के लिए जो सरकार के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसमें हर जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। ऐसा सरकार का कहना है कि सरकार ने ये बजट लोक लुभावन बजट कल सदन में पेश करेगी और इस बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है, किसानों का खास ध्यान रखा गया है, युवाओं का खास ध्यान रखा गया है और हर वर्ग के लोगों से इसमें राय शुमारी करने के बाद में ये बजट तैयार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल पवन, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या उसके लिहाज से भी इस बजट को देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ऐसी कोई सौगात जनता को दे जिसका असर लोकसभा चुनाव पर देखने के लिए मिले? बिल्कुल, बजट सत्र पर सभी की निगाहें होती हैं और बजट कैसा होगा, बजट में किन किन लोगों को राहत मिलने वाली है, किन किन लोगों की को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है, किन लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होने वाले हैं, किस क्षेत्र में सरकार का इन तमाम चीजों को पर जनता की नजर रहती है और सरकार भी ऐसा ही बजट पेश करती है और ताकि लोगों को ये बजट में जो प्रावधान किए जाएंगे उनको उनमें बेहतरी अपनी जो स्थिति है वो बेहतर दिखाई दे, जो उनका भविष्य है वो उज्जवल दिखाई दे। इसी को लेकर के सरकार ने हर क्षेत्र में जाकर के अपने जो आम लोगों से बात की है, छात्रों से बात की है, युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, किसानों से बात की है, स्वरोजगार के अवसर कैसे बेहतर किए जाएं, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम चीजों का इसमें समावेश किया गया है। जो सरकार की ओर से कहना है, जो सत्ताधारी पार्टी की ओर से कहना है कि ये जो बजट कल पेश किया जाएगा, जो ये बजट सत्र के दौरान उस पर चर्चा होगी, जो बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद में इसको पास किया जाएगा, क्योंकि बहुमत की सरकार है इसलिए पास होना भी पूरी तरह से तय है और इसमें समावेशी विकास की झलक देखने को मिलेगी। ऐसा बजट, ये जो लोक लुभावन बजट होगा जिसका फर्क आने वाले 2024 के चुनाव में भी दिखाई देगा। 2024 के चुनाव में जब जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाएगी, तो केंद्र सरकार के साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां और अपने प्रदेश की जो भविष्य की जो सोच है सरकार की, वो भी इस बजट में प्रदर्शित होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कल से जो शुरू होने वाला जो बजट सत्र है वो 2024 के लिए भी काफी बेहतर साबित होने वाला है और सरकार का दावा है कि इसमें हमने हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों का ध्यान भी रखा है। खास बिल्कुल पवन, लेकिन ऐसे में विपक्ष ने भी अपने कुछ मुद्दों को तैयार रखा होगा जिनके चलते वो सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगी। तो विपक्ष के पास ऐसे कौन कौन से मुद्दे अहम होने वाले हैं कल? बिल्कुल,
जहां सत्ताधारी पार्टी अपने बजट की खूबियां गिना रही है, तो विपक्ष का भी काम है कि विपक्ष के तौर पर वो सरकार को आईना दिखाने का काम करे। तो विपक्ष उसी तरह से सरकार को आईना दिखाने का कार्य कर रहा है। जो विपक्ष की रणनीति है, नेता प्रतिपक्ष का भी कहना है, उप नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जो विपक्ष के तौर पर जो भूमिका है उसका निर्वहन करते हुए उन्होंने ये चेतावनी भी दी है, क्योंकि सरकार को बजट सत्र एक सप्ताह, क्योंकि जो बजट सत्र आहूत किया गया है वो 26 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक, यानी कि 5 दिनों का ये बजट सत्र होने वाला है। लेकिन विपक्ष का पहली मांग विपक्ष की यही है कि बजट सत्र को बड़ा किया जाए, कम से कम 2 सप्ताह का ये बजट सत्र किया जाए। दूसरी मांग विपक्ष की ये भी है कि सरकार डर रही है, गैरसैंण को अस्थायी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो गैरसैंण को जाने के लिए सरकार डर रही है, सरकार को ठंड लग रही है। तो इस पर भी विपक्ष की ओर से घेराबंदी सरकार की जाएगी, सरकार की मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव है, उसके मद्देनजर विपक्ष भी कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगा और सदन में सरकार की कैसे फजीहत की जाए, सरकार को कैसे घेरा जाए, इन मुद्दों को लेकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, या फिर जो उत्पीड़न के मामले हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन के अंदर भी और सड़क पर भी दोनों तरफ से सरकार को इस बजट सत्र के दौरान घेरेगी और उसमें ये ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी का नाम उजागर होने की बात है, उसको लेकर के भी घेराबंदी करेगी। इसके साथ ही जो गैरसैंण की अनदेखी की जा रही सरकार के द्वारा, इसको लेकर के घेरेगी। बिल्कुल पवन, बिल्कुल। तो बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधा हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है, जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो वो भावना भी हमारे इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हरिद्वार रोशनाबाद सिडकुल की एकम्स कंपनी के कर्मचारियों को साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया। आपको बता दें कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से साइबर अपराध बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हैं। अपराधी ठगी के नए नए तौर तरीके, जैसे अनजान लोगों से वीडियो कॉल, मोबाइल में ओटीपी भेजकर फर्जी लोन के दस्तावेज जैसे खाते बनवाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में मामलों से सावधानी बरतनी चाहिए। एसीपी जितेंद्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध में अपराधी कोई भी हो सकता है। इसमें अपराधी दोस्तों के नाम से और रिश्तेदारों के नाम का फर्जी अकाउंट बना सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के सुरक्षित लाभ के लिए समय समय पर पासवर्ड में बदलाव करना बेहद जरूरी है। किसी भी लिंक से ऐप डाउनलोड करने से बचें। अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप पर बात बिल्कुल न करें। एकम्स कंपनी में अभियान चलाया है, क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत एकम्स के लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के थे, सब लगभग 200 से 250 लोग थे, तो सबको साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया हमने। और किस तरह से उनको, अगर उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आगे की कार्रवाई क्या करना है, किस तरह से उनको बचना है, दोनों ही चीज़ों पे हमने पूरा फोकस किया था। हमने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन भी दी थी और काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम उनको दे के आए हैं, ताकि इससे वो साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सके। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। बड़ी खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में और चमोली में बर्फबारी का अलर्ट है, यानी कि यहां बर्फबारी हो सकती है आज से, यानी कि आज 25 तारीख से और 27 फरवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है, तो किस तरह की सावधानियां लोगों को बरतनी होंगी? पवन। बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया था और जिसको अब बढ़ाते हुए 27 तारीख तक कर दिया गया है। मौसम विभाग की साफ तौर पर चेतावनी है, क्योंकि कल भी मौसम काफी खराब था और जो ऊंचाई वाले स्थान है उन पे बर्फबारी भी हुई थी, वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहे और इसके साथ साथ बूंदाबांदी भी हुई थी। लेकिन आज से अभी 27 तारीख तक के लिए मौसम विभाग के द्वारा फिर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 2500 से 3000 फीट की जो से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी होगी और ये बर्फबारी होने की वजह से शीतलहर चलने का भी प्रकोप बताया गया है, जिससे सावधानी बरतने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वेब लॉन्चिंग के लिए भी कई जगह पर ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, जिसको लेकर के शासन प्रशासन को अलर्ट किया गया है और आगामी आम लोगों को भी इससे सावधान रहने की हिदायत दी गई है। पवन, आखिर तापमान में कितनी गिरावट आ सकती है, पारा कितना नीचे जा सकता है, और साथ ही ये कि अगर बर्फबारी होगी तो तमाम जगह के रास्ते भी ब्लॉक होने की संभावना रहती है, तो ऐसे में लोगों को किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए, और अगर उन्हें कोई आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकले तो किस तरह से निकलना चाहिए? बिल्कुल, मौसम विभाग का भी यही अलर्ट है, चेतावनी है। जो आपदा कंट्रोल विभाग है उसको भी, आपदा विभाग को भी चेतावनी दी है, शासन प्रशासन को भी ये चेतावनी दी गई है कि जहां पर इस तरह की संभावनाएं हैं वहां पर शासन प्रशासन को अलर्ट मोड पे रहना है। जो भी रास्ते बर्फबारी के कारण बाधित होंगे उनको जल्द से जल्द कैसे खोला जाएगा, वहां पर जेसीबी इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ ही सरकार के द्वारा भी, आपदा विभाग के द्वारा भी सभी संभावित क्षेत्रों में, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो या उत्तरकाशी हो, इन सभी जनपदों में जो बर्फबारी संभावित क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। वहां पर जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आम लोगों को भी, और जो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जो सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं उनको भी ये चेतावनी दी गई है। अगर आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो अगर आप जाएंगे तो सावधानी पूर्वक गाड़ी को सही दिशा में खड़ी करनी है, सही से चलानी है, और बर्फबारी के मद्देनजर उन लोगों को, ट्रेंड लोगों को ही वहां पर जाने के लिए चेतावनी दी गई है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार के हादसा होने से बचा जा सके। साथ ही जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ठंड बढ़ने से कहीं कहीं जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें सामने आती हैं, उसके बचाव के लिए भी अलर्ट किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के मौसम विभाग के द्वारा जहां एक और आपदा विभाग को और शासन प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है, वहीं आम लोगों को भी आवश्यक चेतावनी दी गई। बिल्कुल पवन, क्या स्कूलों की भी छुट्टी इस समय पर रहेगी जब ये बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, या फिर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने और लेकर आने में किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि जहां पर बर्फबारी की संभावनाएं हैं और जहां पर बर्फबारी, क्योंकि आज से 27 तारीख तक के लिए अलर्ट किया गया है, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्थाएं, वहां की स्थिति के अनुसार, वहां पर किस तरह के मौसम में बदलाव हो रहा है उसके अनुसार वहां का जिला प्रशासन वहां पर छुट्टियां कर सकता है। और यदि कहीं पर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, ये जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होगा कि वहां की स्थिति के हिसाब से वहां के स्कूलों को या फिर अन्य लोगों को कैसे कैसे दिशा निर्देश दिए जाए, कैसे अलर्ट किया जाए, कैसी व्यवस्थाएं की जाए। बिल्कुल, शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में किया गया है उत्पात को लेकर जुर्माना, यानी कि अगर उत्तराखंड में किसी ने भी उत्पात मचाया तो सीधा जुर्माना लगेगा। उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार की यह पूरी तैयारी है। बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को सरकार लेकर आ सकती है, जो बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और 1 तारीख तक चलेगा। सरकार और साथ ही विधेयक ला सकती है और सरकार उत्तराखंड सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक
इसको नाम दिया गया है, यानी कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक नाम दिया गया है। कल से शुरू हो रहा है उत्तराखंड का बजट सत्र। बिल के तहत आरोपियों से की जाएगी नुकसान की वसूली। सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। डोईवाला क्षेत्र में बीते दिनों एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डोईवाला सीओ अभिनय चौधरी ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों पर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे के साक्ष्यों को जुटाने की कार्रवाई की जा रही है। 21 तारीख को हमें डोईवाला पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला ने घर में फांसी लगा ली है। फिर जब उसमें छानबीन की गई, पुलिस मौके पर पहुंची तो एक महिला जिनका नाम काजल है, जिनका विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था और उनके जो हस्बैंड हैं वो आर्मी में हैं और अभी जम्मू कश्मीर पोस्टेड हैं, तो वो अपने बच्चे के साथ रहती थी और बच्चे की उम्र 7 साल है। तो जब पुलिस पहुंची, उन्होंने देखा तो पता चला कि वो महिला ने फांसी लगा ली है और फिर उनके घर वालों ने शिकायत की कि इनके परिवार द्वारा, ससुराल द्वारा इनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता था और घरेलू हिंसा इनके साथ की जाती थी। तो उसी के मद्देनजर 306 आईपीसी में डोईवाला में मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बाकी संकलन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विशेष संपर्क अभियान का जिम्मा पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को सौंपा गया है, जबकि नरेश बंसल को चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी इस समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख का जिम्मा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विशेष संपर्क अभियान का दायित्व सीएम विजय बहुगुणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सौंपा गया है। चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में राज्यसभा नरेश बंसल और सह संयोजक आदित्य कोठारी, खिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट कार्य करेंगे। तैयार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे कार्यक्रम निरंतर और सतत चल रहे हैं। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 38 विभागों का एक टोली का गठन किया गया है। इसमें हमारे नरेश बंसल जी को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे धन सिंह रावत जी सहित अनेकों कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है। इसे प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक की। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र पोषित और राज्य योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कृषि में स्वीकृत बजट 201 करोड़ के सापेक्ष 154 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। शेष बजट भी 100% पूर्ण किया जाएगा। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को मिले और उन तक पहुंचे, इसके दृष्टिगत विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर विभाग की समीक्षा बैठक अपने कार्यालय में की, जिसमें हमारे सचिव, अपर सचिव, डीजी और सारे अधिकारी मौजूद थे। और एक चैनल द्वारा ये बताया जा रहा था कि हॉर्टिकल्चर में 200 करोड़ के सापेक्ष सिर्फ 6 करोड़ खर्च हुआ है।
जो कि मैंने जानकारी ली सही नहीं है। उसमें सिर्फ 15 करोड़ रुपये रिलीज हुआ था। उस विषय पे भी चर्चा हुई, आंकड़ों के साथ अधिकारियों ने मुझे इसके बारे में बताया। और दूसरा, मैंने अधिकारियों से पिछली बैठक में कहा था कि हमारे किसानों को एक कैलेंडर जारी होना चाहिए जिसमें ये जानकारी हो कि कौन सा बीज कब लगता है, कब उपलब्ध होगा। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि समय पर बीज व खाद न मिलने के कारण किसान को बहुत नुकसान होता है। तो शीघ्र ही उन्हें कैलेंडर बना दिया है, कैलेंडर को हम जारी करेंगे। उसके अनुरूप किसानों को खाद व पौध आदि बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। हरिद्वार में आगामी 27 फरवरी से 16 मार्च तक चलने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 5 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील बनाए गए। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह ग्रेवाल ने नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए। साथ ही इस पर अमल करने के लिए जिले को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जनपद से 45,232 विद्यार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। इस बार हाई स्कूल में 12,676 लड़के और 12,156 लड़कियां और इंटरमीडिएट में 11,107 लड़के और 9,293 लड़कियां परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। और इसी बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर। हल्द्वानी के वनभूलपुर में उपद्रव का मामला और 78 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, मोहित मलिक फरार चल रहे हैं। आरोपियों पर धारा 82-83 के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। नुकसान की भरपाई के लिए कुर्की की कार्रवाई भी जारी। PHQ प्रवक्ता नीलेश आनंद भरण ने इन सारी बातों की जानकारी दी है। हल्द्वानी के ये मामला था हल्द्वानी से, क्योंकि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई थी उसी को लेकर ये अपडेट था। अब अगली खबर का रुख करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। भंडारे के दौरान जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। सीएम ने समान नागरिकता कानून पर बयान भी दिया। उत्तराखंड की तरह देश में भी CAA कानून लागू होगा और लागू किया जाएगा, इस बात को उन्होंने कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे और जहां सीएम धामी ने सेक्टर 1 स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने मंदिर में भंडारे के लोगों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगतगुरु आश्रम कनखल में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम महाराज से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने समान नागरिकता कानून को लेकर कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जहां इस पर कानून लागू किया गया। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।